हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने क्लास 10 की थी, डिस्कस किया था, वो हमने स्टार्ट किया था इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक के टॉपिक को लेकर के, जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल का जो पॉइंट है काफ़ी हद तक हम उसको क्लियर कर चुके थे और साथ ही हमने इंटरनल चेक को स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हम ब्रीफिंग कर लेते हैं उसकी ताकि हमें ध्यान आ जाए। तो देखो, इंटरनल चेक हमने बात की थी, एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर हम एक्टिविटी को इस तरीके से करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कोई भी एक एम्प्लॉय शुरू से लेकर के एंड तक ना करे। यानी उस एक्टिविटी को हम डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि एक ही एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग पर्सन करेंगे। उससे क्या होगा कि फर्स्ट पर्सन ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, जो पार्ट परफॉर्म किया, सेकंड पर्सन जब उस एक्टिविटी को आगे करेगा तो फर्स्ट वाले के काम को वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा। इसी तरह से थर्ड वाला जब एक्टिविटी करेगा, उसी एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू, वो सेकंड वाले की जो फंक्शन उसने किया वो ऑटोमेटिकली चेक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर हमने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि जिसके अंदर कंटिन्यूटी भी रही, स्पेशलाइजेशन भी रहा ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क, और साथ ही साथ उसके अंदर एक खास बात क्या हुई कि ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा यहाँ पर चल पड़ा। अब उसी के अंदर जो हम कल कर रहे थे वो हमने स्टार्ट किया हुआ था कि हम अपने यहाँ पर एक इंटरनल चेक के सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और हम सिस्टम को ऐसा करना चाहते हैं कि वो एफिशिएंट सिस्टम की कैटेगरी के अंदर हमारा वो इंटरनल चेक सिस्टम रहे। तो उसके अंदर कुछ एक पॉइंट हमने कल किए थे, जिसके अंदर हमने एक किया था कि सडन चेंजेस हमें जो है उनकी ड्यूटीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ की कर देनी चाहिए। इसी तरह से जो हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अंदर क्लियर कट डिवीज़न होना चाहिए, उनकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने ये किया था कि ऑटोमेटिक चेकिंग का सिस्टम हमें रखना चाहिए। साथ ही हमने ये किया था कि पर्सनल सुपरविज़न करना चाहिए, कैश कंट्रोल जो है वो हमें करना चाहिए। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि हमें गुड्स को कंट्रोल में करना चाहिए। तो यानी कि सिस्टम ऐसा क्रिएट करो कि जो हमारी गुड्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमने गुड्स मंगवानी है, गुड्स रिसीव करनी है, या फर्दर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिविजन्स को हमारे द्वारा जो गुड्स इशू करनी है, उसका सारा सिस्टम हमें इस तरीके से क्रिएट करना है कि पूरी तरह से कंट्रोल हो। किसी भी एम्प्लॉय को बिना परमिशन के जो गुड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से, आपके इंस्टीट्यूट से बाहर ले जाने की परमिशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई सामान बाहर जा रहा है, गुड्स बाहर जा रही हैं, तो उसके लिए पहले इस बात को इंश्योर करें कि उसके लिए उस कर्मचारी के पास, उस एम्प्लॉय के पास कोई परमिशन होनी चाहिए। इसी तरह से अकाउंटिंग कंट्रोल की हमें एक्टिविटी करनी है। अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग का सिस्टम जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी लेबर है, लेबर के आवर्स को काउंट करने के लिए, उसके सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए हम अकाउंटिंग मशीन है, कैश का आपका रजिस्टर है, या टाइम रिकॉर्डिंग की हमारी जो मशीन्स आती हैं, उनको डिफरेंट फॉर्म की जो मशीन्स हैं हम उनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब हम बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारे जो बिज़नेस है हमारा वो बाय पोस्ट होता है। यानी कि ऑर्डर जो है हमें लेटर की फॉर्म के अंदर आते हैं, रजिस्ट्री की फॉर्म के अंदर आते हैं, या फिर हमें मनी ऑर्डर आ गया, या हमारे पास डीडी आ गया, या हमारे पास चेक आ गया। तो उसका सिस्टम ये होना चाहिए कि जो डाक को ओपन करना है, यानी कि जितने भी लेटर्स आए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको वही व्यक्ति ओपन करेगा जिस व्यक्ति को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया गया। यानी कि जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है, सिर्फ वही व्यक्ति उस डाक को यहाँ पर ओपन करेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि जब वो ओपन करेगा, ओपन करने के बाद वो एक पर्सन को हैंड ओवर करेगा, और वो पर्सन फिर क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर उनकी यहाँ पर एंट्रीज करेगा। और जो चेक हैं या ड्राफ्ट हैं जो हमारे पास आए हैं, कई बार हो सकता है कि वो क्रॉस ना हो, तो वहाँ पर ये इंश्योर करना है कि जैसे ही कोई ड्राफ्ट या चेक आपके पास आ जाता है, आप इमीडिएट सबसे पहले उसको क्रॉस कर दीजिए। साथ ही साथ कई बार कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जो अक्सर छुट्टी वगैरह नहीं लेते हैं, यानी कि लीव पर नहीं जाते हैं या बहुत कम लीव लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई फ्रॉड कर रखा हो, कोई एरर कर रखी हो, जिसकी वजह से वो इस तरह की कोई लीव वगैरह नहीं लेना चाहते। हालाँकि हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो। तो वहाँ पर क्या है कि कोई कर्मचारी अगर लंबे समय से, काफ़ी समय से छुट्टी पर नहीं गया हुआ, तो आप उसको कुछ दिनों के लिए या साल में कम से कम 2-3 बार छुट्टी के ऊपर भेज दीजिए, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, इस दौरान उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसके जो उसने एक्टिविटी की हैं, उन एक्टिविटी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे डेटर्स हैं, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनके जो अकाउंट बने हुए हैं, हम उनके साथ लेटर उनको लिख करके, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस करके हम उनसे पता कर सकते हैं कि उनका और हमारा बैलेंस आज की डेट में क्या चल रहा है। इसी तरह से जो आपके बैड डेट्स हैं, या हमारे अलाउंसेस हैं, या हमारे रिटर्न है, हमारा कमीशन है, या किसी एसेट्स को हमें राइट ऑफ करना है, तो उस सारे सिस्टम को करने के लिए, इन सारी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे कुछ ना कुछ फिक्स्ड रूल होने चाहिए, और उस रूल्स को किसी अथॉराइज्ड पर्सन्स के द्वारा जो है वो बनाया जाना चाहिए, और सारी की सारी एक्टिविटी उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फाइलिंग सिस्टम जो है हमारा, वो यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं वो प्रॉपर फाइल के अंदर लगे हों, जितने भी वाउचर हैं वो हमारे एक प्रॉपर फाइल के अंदर हों, यानी उसका एक सिस्टम आपको बनाना होगा। इसी तरह से जो हमारे ब्लैंक रिसिट बुक हैं, हमारी चेक बुक हैं, बिल बुक हैं, या हमारी एसेट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हमें सिक्योर करके, यानी कि उनकी सेफ्टी के सेफ तरीके से हमें उन्हें यहाँ पर रखना होगा। साथ ही साथ इंटरनल चेक सिस्टम हमें ऐसा अडॉप्ट करना है, ऐसा बनाना है जिससे वो फ्लेक्सिबल हो, यानी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम उसके अंदर किसी स्टेज पर कोई चेंजेस करना चाहें, तो हम उसको चेंजेस करें। अब चेंजेस कब होंगी? जब हम टाइमली उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि टाइम टू टाइम आप इंटरनल चेक सिस्टम को चेक कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर अब हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं अगर हम अपना इंटरनल चेक का जो सिस्टम है हम इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं। फिर पॉइंट ये हो सकता है कि इंटरनल चेक का और ऑडिटर का आपस के अंदर क्या संबंध है, यानी कि इंटरनल चेक एंड ऑडिटर। अब देखो, जब ऑडिटर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा, यानी कि ऑडिट करेगा स्टार्ट, तो ऑडिट करने से पहले उसे कुछ डिसीजन लेने होते हैं। उन डिसीजन के अंदर एक डिसीजन उसका ये भी होता है कि उसे ऑडिट किस तरीके से करनी है, यानी उसे ओवरऑल चेकिंग करनी है, टेस्ट चेकिंग करनी है, या फिर उसके अंदर भी उसे रूटीन चेकिंग करनी है, या चेकिंग इन डेप्थ करनी है। अब जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़े लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वहाँ पर ये फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं बन पाती कि वो एक एक आइटम को वहाँ पर डिटेल के अंदर चेक करेगा। तो वहाँ पर ऑडिटर ने क्या देखना है? ऑडिटर ये देखता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर उसने ऑडिट स्टार्ट करना है, ऑडिट की एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इंटरनल चेक का जो सिस्टम है वो कैसा है। अगर इंटरनल चेक का सिस्टम अच्छा है, सेटिस्फाइड है, प्रॉपर तरीके से उसे लग रहा है कि हाँ सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, तो वहाँ पर ऑडिटर क्या कर सकता है? वो टेस्ट चेकिंग का सहारा यहाँ पर ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस फर्म का उसको ऑडिट करना है, उस फर्म के मालिक से वो ये पता करेगा रिटर्न के अंदर कि वहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेक का सिस्टम क्या है। फिर वो देखेगा कि जो सिस्टम इनके द्वारा हमें रिटर्न के अंदर दिया गया है कि इस तरीके से हम इंटरनल चेक के सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो तो है ऑन पेपर, क्या प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर इस तरह का सिस्टम उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है या नहीं किया गया। साथ ही साथ वो ये भी देखेगा कि जो डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं जो करनी है, उनके बारे में वहाँ पर किस तरीके का प्रोसीजर वहाँ पर अपनाया जा रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर क्या तरीका किया जा रहा है, क्या कर्मचारियों को उनकी सीट जो है वो एक्चुअल के अंदर चेंज होती है नहीं होती,
इस बारे में उसे डिटेल के अंदर जाना होगा। और अगर उसे ये लगता है कि हाँ ओके कि इंटरनल चेक का सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई एरर या आपका फ्रॉड इसके होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वहाँ पर अगर वो ऑडिटर उनके इंटरनल चेक से सिस्टम से सेटिस्फाइड है, तो फिर ऑडिटर जो है अपनी टेस्ट चेकिंग का सहारा यहाँ पर ले सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ऑडिटर अगर इंटरनल चेक सिस्टम से सेटिस्फाइड है और उसके बेस पर ऑडिट करते समय वो सिर्फ टेस्ट चेकिंग का सहारा ले रहा है, तो उसका काम आसान हुआ है। सिर्फ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यहाँ पर कम नहीं हुई है। और अगर ऑडिटर इंटरनल चेक के सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर कमियां हैं इंटरनल चेक के अंदर। तो जहाँ जहाँ इंटरनल चेक के अंदर उसे कमियां नज़र आ रही हैं, उन एस्पेक्ट्स के ऊपर उसे डिटेल के अंदर जा करके ऑडिट करते समय चेक करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है या हो सकती है कि वहाँ पर कोई ना कोई एरर या फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब ऑडिटर का अपना फैसला है, अपना डिसीजन है कि उसे जो चेकिंग करनी है, जो ऑडिटिंग करनी है, वो किस बेस के ऊपर उसे करनी है। यानी कि वो टेस्ट चेकिंग का सहारा ले या वो ओवरऑल चेकिंग करे, वो किस तरीके करे। अगर इंटरनल चेक का सिस्टम प्रॉपर है तो वहाँ पर ऑडिटर के लिए काम करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम नहीं होगी। इसी तरह से एक पॉइंट ये भी आ सकता बनता है आगे कि इज इंटरनल चेकिंग सिस्टम एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। यानी कि ये जो हम इंटरनल चेक का सिस्टम की बात कर रहे हैं, और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, तो क्या एक्चुअल के अंदर ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है? क्योंकि जनरली हम क्या मानते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर हमने पर्स काम को, एक्टिविटीज़ को हमने डिवाइड कर दिया, और एक बार हमने जब काम को लोगों को दे दिया तो लोग अपने आप काम करेंगे, यानी कि सिस्टम अपने आप चलता रहा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं तो ये कंसेप्ट हमारा काफ़ी हद तक गलत हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि इंटरनल चेक सिस्टम एक्चुअल के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। यानी हमने एम्प्लॉयज़ के बीच में उनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने उनको डिवाइड तो कर दिया, लेकिन क्या हमने उनको चेक किया कि जितना हमने जिसको काम किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से देख रहा है, यानी कि पूरे तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिर्फ काम को डिवाइड कर देना, काम को सौंप देना, और उसके बाद हम ये मान लें कि ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो गया, अब हमारी इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी जो सोच है ये यहाँ पर ख़तरनाक साबित हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को हमारे द्वारा जो काम दिया गया था, क्या वो उसको उतना कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मचारी को आपने मशीन नहीं समझना। कि ऑटोमेटिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक मशीन का बटन दबाया और कर्मचारी काम कर रहा है, वो ओके कर रहा होगा। नो, आप उसको देखिए, उसके काम को आप इवेलुएट कीजिए, और अगर कहीं पर कोई कमी है तब आप उसको यहाँ पर चेक भी कीजिए। यानी कि जहाँ पर ह्यूमन फैक्टर आ जाता है वहाँ पर हम उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर नहीं लेंगे। फिर इसी तरह से बात आ जाती है कि जब हम इंटरनल चेक सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो क्या इसके कुछ एक कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इंटरनल चेक के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। एक सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो फ्रॉड और एरर हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर एक पर्सन के ने जो एक्टिविटी की, नेक्स्ट पर्सन जब उस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करेगा तो पहले वाली एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक हो रही है। जब ऑटोमेटिक चेक हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एरर है तो एरर आपको उसी स्टेज के ऊपर इमीडिएट पता लग जाएगी। साथ ही साथ इसके अंदर हमने डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है उसको हमने फॉलो किया, यानी एक्टिविटी को कर्मचारियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने उस एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया।
तो एक ही कर्मचारी जब बार बार एक ही एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है, लगातार करता है, तो उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब कर्मचारी को ये पता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को हमें कंप्लीट नहीं करना पूरा, यानी कि उसके एक पार्ट को हम करेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट को दूसरा करेगा, उससे नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट को कोई और करने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे माइंड के ऊपर एक मॉरल प्रेशर जो है वो रहता है। यानी कि हमें रहता है कि अगर इस एक्टिविटी के अंदर जो हम पार्ट कर रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई गड़बड़ हो गई, तो वहाँ पर बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये गलती किस कर्मचारी के द्वारा की गई है। तो वहाँ पर फिर क्या है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका इंटरनल चेक का सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो ऑडिटर को ऑडिट करते समय काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। यानी कि अब वो क्या कर सकता है, टेस्ट चेकिंग का सहारा लेकर के ऑडिटिंग के काम को टाइम पर पूरा करेगा। इसी तरह से जब एक्टिविटी को हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पर एरर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई। अब एरर होने की पॉसिबिलिटी की अकाउंट्स की बुक्स के अंदर कम हो चुकी है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हमने फाइनल अकाउंट बनाने हैं, फाइनल अकाउंट हमारे समय पर तैयार होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि कई बार हमारा जो बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ना कोई एरर रह सकती है। अब यहाँ पर एरर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो हमारा टाइमली तैयार होगा। जब ट्रायल बैलेंस हमारा टाइम पर तैयार होगा, तो उसके बेस के ऊपर फाइनल अकाउंट जो है वो हमारे यहाँ पर जल्दी तैयार होंगे। और जब इंटरनल चेक सिस्टम हमारा प्रॉपर चल रहा है, तो जो बिजनेस के ऑनर्स हैं, मालिक हैं व्यवसाय के, उनके विश्वास बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक तरीके से यहाँ पर चल रही है, यानी कि बिजनेस जो है वो प्रॉपर चल रहा है, और वो अपना जो उनका समय है, टाइम है, उस टाइम को दूसरे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जो स्ट्रेटेजिकल इश्यूज़ हैं बिजनेस के, उसके अंदर वो टाइम को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि भाई इतने सारी जब एडवांटेजेस होती हैं, तो कोई ना कोई हो सकता है कि इसकी लिमिटेशंस भी हों, कोई डिसएडवांटेजेस भी हो। डिसएडवांटेजेस ये हो सकती है कि नेग्लिजेंसी बाय द ऑडिटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल चेक का सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की, कि ऑडिटर ये मान करके चले कि यहाँ पर काम ठीक हो रहा है, ये वो प्री एजम्पशन ले लेता है कई बार, तो वहाँ पर वो काम करने के अंदर थोड़ी सी ढिलाई कर सकता है। और अगर यहाँ पर इंटरनल चेक का सिस्टम के अंदर कोई एरर है, तो वो एरर जो है यहाँ पर एज इट इज़ रह सकती है। इसी तरह से कर्मचारी को भी ये पता है कि भी इंटरनल चेक का सिस्टम है, तो ऑडिटर जो है टेस्ट चेकिंग कर सकेगा। और अगर जब उसको पहले ही आइडिया हो कि टेस्ट चेकिंग ही होगी, तो वहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय है वो भी कहीं पर नेग्लिजेंसी के अंदर इंडल्ज हो जाएगा। साथ ही साथ जल्दबाजी के अंदर जब काम होता है, क्योंकि आपको काम का एक ही पार्ट को करना है, तो इसका मतलब जल्दबाजी भी हो सकती है। और जब कोई कर्मचारी जल्दबाजी के अंदर काम करता है, तो उसके अंदर एरर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। साथ ही एक्टिविटीज़ को आपने कई पार्ट में बांटना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत सारे स्टाफ की, बहुत लोगों की, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ को रखना, उनको काम देना, उनको सैलरी देनी, उनको अलाउंसेस देना, उनको पर्क्स देना, वो कई बार देखो आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम है इंटरनल चेक का, वो यहाँ पर कोई ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं देगा, उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। उसी के बाद जो हम अगला पॉइंट अब यहाँ पर ले सकते हैं, वो हमारा आ जाता है इंटरनल ऑडिट का। क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है, ये भी इंटरनल कंट्रोल का एक मेन कंपोनेंट होता है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, जब वो टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स की बुक हैं, अकाउंटिंग का सिस्टम है, उसकी जांच करते रहते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारा अपने आप में इंटरनल ऑडिटिंग का सिस्टम यहाँ पर
हो चुका है। यानी हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बना लेते हैं और वो लोग जो उसके अंदर एंगेज हैं वो अपनी और ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम ऑडिटिंग का काम, अकाउंट्स का काम चेक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह की जो एक्टिविटी है ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पर करती हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एरर या फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। और इस तरह के जो पर्सन हैं जो इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं वो एक्चुअल के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी ऑर्गेनाइजेशन के वो एम्प्लॉय होते हैं और उनको भी दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरह से ही जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, जो पर्क्स हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इंटरनल ऑडिटर की फॉर्म में हमें जिस व्यक्ति को एंगेज किया हुआ है जरूरी नहीं है कि उसके पास सीए की डिग्री हो। कोई भी पर्सन जिसको आप इंटरनल ऑडिटर की फॉर्म में अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एंगेज करना चाहते हैं उसके लिए सीए होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसको अकाउंट्स की अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है तो हम उसको इंटरनल ऑडिटर की फॉर्म के अंदर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर हम ज्वाइन भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जिसके अंदर हम कंपनी के जो अकाउंटिंग का काम है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं या उसको एवेल्युएट करवाना है, उसके लिए हम अपने ही कर्मचारियों को लगा लेते हैं और हमारे ही कर्मचारी उन सारी बातों को चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर हमें बता देते हैं कि कहाँ पर हमारी यहाँ पर कमी है और किस तरीके से हमें काम को करना है। फिर बात आ सकती है कि इसी के अंदर कि हम जो इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट कर रहे हैं इस कंसेप्ट के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स मेन क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटेंसी है उसकी एफिशिएंसी को हम यहाँ पर बनाए रखना चाहते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने जो एक्टिविटी की हैं, जो फंक्शंस किए हैं उनको हम यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। एरर्स हैं या हमारे जो फ्रॉड हैं उनको वेरी इनिशियल स्टेज के ऊपर हम यहाँ पर डिटेक्ट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर जो है वो पड़ेगा। तो इससे जो हमारा बिजनेस है, पूरे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो हमारी एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज होगी। अकाउंटिंग के अंदर हमारी जो कमियां हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमें परेशानियां आ रही हैं, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमारी कमियां हैं और उन कमियों को हम काफ़ी हद तक उसको दूर भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको हमें टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, उसको डायनामिक बना करके रखना है। तो उसके लिए भी हमें जो फर्दर सजेशंस हैं वो सजेशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम अपने यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी को परफॉर्म कर जाते हैं। फिर ये हो सकता है कि भाई हम जब इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं तो इंटरनल ऑडिट की इम्पोर्टेंस जो हैं वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही हैं, उनके लिए इंटरनल ऑडिट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल इंटरनल ऑडिट यहाँ पर करेगा। क्योंकि इंटरनल ऑडिट क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट होकर के अपनी एक्टिविटी कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो आएगा साल के बाद, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया और आपके अकाउंट्स तैयार हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरर जो एक बार हो चुकी है वो लंबे समय तक आपकी पूरा साल चलती रही, इस बात की पॉसिबिलिटी बन गई। लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या हुआ कि एरर जब हुई, क्योंकि कंटिन्यू वो आपके काम को चेक भी कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही, बीइंग इंटरनल ऑडिटर, तो वो कमी आपकी स्टार्टिंग के अंदर ही यहाँ पर हमारे सामने आ सकती है। तो उस कमी को हम मौके पर बहुत पहले ही हम उसको रोक लेंगे। यानी कि जो हमारी वेस्टेजेस हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उससे होने वाली जो हानियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको हमने स्टार्टिंग के अंदर रोक लिया। हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट हमारे टाइमली प्रिपेयर हो जाएंगे और फाइनल ऑडिट जब हम करेंगे तो फाइनल ऑडिट जब हमारा प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो इंटरनल ऑडिटर जो है या इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो अपने आप में इस तरह का एक सिस्टम क्रिएट करके चलती है कि आपका जो एरर है या जो हमारे फ्रॉड हैं वो वेरी इनिशियल स्टेज के ऊपर हमें जो है पता चल जाते हैं। हमें भी पता चल जाता है
कि किन नियमों की अनुपालना हो रही है और किस नियम को हम यहाँ पर नहीं छोड़ रहे, यानी कि उसको मैं छोड़ दिया था। इसी तरह से क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी पहले हमने बात कर ली है कि इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंपनी लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं की हुई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो कि कई बार हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इंटरनल ऑडिटर लगा लेते हैं, कई बार हम किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को भी लगा लेते हैं, या कई बार हम ये कहते हैं कि जिसको भी अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज है उस पर्सन को हम अपने यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर की फॉर्म के अंदर ज्वाइन करवा देते हैं। फिर हम ये चाहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट जो हमने करनी है उसके लिए मैंने बात बताया आपको कि आपको हम जनरली एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का जो डिपार्टमेंट क्रिएट करना है उसके लिए हमें क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम इंटरनल ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बात की है उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहली जो मेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि जो आपका स्टाफ है जिसको आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज करना है वो स्टाफ आपका एडिक्वेट भी होना चाहिए, आपका कम्पिटेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ऐसे लोगों को इसके अंदर लगाना है बीइंग ऑडिटर जो पर्सन जो है आपके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम जो है वो कर सकें। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो एफिशिएंट हों, एक्सपीरियंस हो उनके पास, तभी वो काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे। इसी तरह से काम करने के लिए सफिशिएंट फ्रीडम जो है वो आपको अपने कर्मचारियों को यहाँ पर देनी ही पड़ेगी। यानी कि अपने आप अपनी प्लानिंग करें, उसी के अनुसार वो यहाँ पर काम करें। साथ ही साथ जो उन्होंने रिपोर्ट देनी है वो रिपोर्ट अपने से छोटे अधिकारी को अगर वो रिपोर्ट देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे ऊपर के सारे अधिकारी जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो उनके यहाँ पर अधिकारी बन गए। तो होना ये चाहिए कि वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही उनके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट दी जाए। इसी तरह से जो डिवीज़न ऑफ वर्क उन्होंने अपना करना है वो डिवीज़न ऑफ वर्क करने के लिए वो लोग यहाँ पर फ्री होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर फ्री कर दीजिए कि एज़ पर रिक्वायरमेंट जैसा उनको ठीक लगे उसी तरीके से वो लोग जो हैं अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करें। अगर हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उनको फ्री नहीं करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बना के रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमने इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट क्रिएट किया है जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हमें यहाँ पर जो है प्राप्त नहीं होगा। तो आज हम जो है यहाँ तक करेंगे, बाकी जो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसको करेंगे। थैंक यू।